प्यारे बच्चों, मॉडल प्रश्न पत्र जारी होने में भी समय लगेगा, तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है कि सर गेस्ट क्वेश्चन बता दीजिए। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों को आज राजनीतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण न्यू पैटर्न के आधार पर परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को बताऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और राजनीतिक विज्ञान के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। इसका हम लोग नाम देंगे सेट 2 MCQ। 20 MCQ प्रश्न रहेंगे आपके। इसमें पहला क्वेश्चन है वार्सा संधि कब हुई थी, तो वो हुआ था 1955 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है परमाणु बम का प्रयोग किस देश पर किया गया, तो हम लोग सभी जानते हैं ये जापान पर किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, तो वो बनाया गया था आपका 1961 ईस्वी में। यहाँ देख लीजिए 1961 में। लेनिन का जीवन काल माना जाता है, तो 1870 से 1924 जो है लेनिन का जीवन काल माना जाता है। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, तो वो हो जाएगा विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में परिवर्तन। सातवां है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ, कब हुआ था, 1945 में। फिर है क्लिंटन कितने वर्ष राष्ट्रपति रहे, तो हम लोग सभी जानते हैं वो 8 वर्ष राष्ट्रपति रहे। नौवां है अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों महत्वपूर्ण थे, तो वो था अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है वहाँ। फिर है 9/11 की घटना अमेरिका के लिए क्या स्थान रखती है, तो वह बहुत बड़ी घटना थी। 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर उसी समय हमला जो हुआ था। अगला है अमेरिका का सबसे आकर्षक सांस्कृतिक पहलू क्या है, तो वो है रजामंदी। फिर है 9/11 की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो वो थे विलियम्स जेफरसन मतलब बिल क्लिंटन। ग्वांतानामी वे अब क्यों प्रसिद्ध है, तो वो है अमेरिका का नौसेना का ठिकाना है वहाँ। लेनिन का जीवन काल माना जाता है तो 1870 से 1924। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है भारत। पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था, तो 1974 में पोखरण में किया गया था। सार्क का गठन कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। सार्क के सदस्य देशों में निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो म्यांमार सार्क सदस्य नहीं है। चीन द्वारा विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई थी, तो 1978 में। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 15 अगस्त को। अगला है वन वर्ड आंसर, 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सन 1947 के 14 या 15 अगस्त की मध्यरात्रि को। भारत के लिए जो वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन त्राहिदी का वर्ष था वह था 1947। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मुस्लिम लीग की है। नोआवली अब जिस देश में है वह है बांग्लादेश। अब 1 सेंटेंस आंसर, आसियान का पूर्ण रूप लिखे, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका है दक्षिणी पूर्व एशिया के राष्ट्रों के संगठन को हम लोग आसियान कहते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके सदस्यों की संख्या 5 है। फिर है शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी सैनिक गठबंधन के क्या क्या नाम थे, तो उनका नाम था पश्चिमी संगठन में नाटो और पूर्व के सैनिक गठबंधन का नाम था सीटो और वारसा पैकेट। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा है और कौन अपरंपरागत सुरक्षा की अवधारणा है, क सैनिक धमकी से सुरक्षा और ख महामारी से सुरक्षा। तो सैनिक धमकी से सुरक्षा जो है वो परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा है और महामारी से सुरक्षा जो है वो अपरंपरागत सुरक्षा की अवधारणा है। अगला है भारत के पहले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति के नामों को लिखें, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और भारत के वर्तमान अभी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 ईस्वी में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। शॉर्ट टाइप आंसर है सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व की विवेचना कीजिए। तो इसका पहला है अमेरिका के वर्चस्व का एक सांस्कृतिक क्षेत्र भी है, यह व्यवहार से संबंधित है। अमेरिका का सैन्य और आर्थिक वर्चस्व के साथ सांस्कृतिक अर्थ में भी वर्चस्व है। दूसरा पॉइंट है आज देखा जाए तो अधिकांश लोग अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता की झलक 20वीं शताब्दी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार बर्ताव के रूप में देखते हैं। तीसरा पॉइंट है अमेरिकी संस्कृति आज आकर्षक बन गई है और वह विश्व में वर्चस्व रखती है। यह बात बल में नहीं बल्कि रजामंदी या स्वीकृति से मनवाई है। वस्तुतः शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैनिक शक्ति की दृष्टि से वह सोवियत संघ को नहीं पछाड़ सकता, इसलिए उसने ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व को बढ़ाया। अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत प्रभुत्व के क्षेत्र में की। दूसरा क्वेश्चन है किस प्रकार नाटो अमेरिका वर्चस्व के मार्ग में अवरोधक है। तो अमेरिका के वर्चस्व में बाधा के रूप में नाटो। पहला कारण है अमेरिका के वर्चस्व में 3 अवरोधक है, परंतु इन तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटो है। दूसरा पॉइंट है प्रथम व्यवधान अमेरिका की संस्थागत बनावट है। यहाँ शासन के तीनों अंगों के बीच शक्ति का विभाजन है। कार्यपालिका सैन्य शक्ति के अनियंत्रित इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाती है। दूसरा द्वितीय अवरोधक है अमेरिकी समाज की उन्मुखता है। अमेरिका में जनसंचार के साधन जनमत तैयार करने में सहायक है, परंतु अमेरिकी राजनीति संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीकों को लेकर लोगों में गहरी आशंकाएं हैं। और तीसरा अवरोधक है नाटो है जो सैनिक संगठन है और वही अमेरिकी ताकत पर लगाम लगा सकता है, मतलब लगाम हो जाएगा, अमेरिकी ताकत पर लगाम लगा सकता है। अमेरिका का वह बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। तीसरा क्वेश्चन है भारत और अमेरिका एक दूसरे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है भारत और अमेरिका एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है जिसका संबंध और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से है। दूसरा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत के निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। अमेरिका में बोसाइंग में काम करने वाले 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। फिर है सिलिकॉन वैली में भी भारतीयों की एक बड़ी तादाद मतलब 3 लाख काम करती है। अमेरिका के प्रवासी भारतीयों ने उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 15% कंपनियों का शुभारंभ किया। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको बनाना एक रहेगा। पहला है अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के कुछ सुझाव प्रस्तुत कीजिए। तो प्रश्न उठता है कि अमेरिकी वर्चस्व के किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। यह प्रश्न जटिल और झकझोरने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ऐसे ही तरीके हैं जिनके द्वारा किसी देश की सैनिक शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि कोई विश्व स्तरीय सरकार होती है तो समस्या हल हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ कानून अवश्य हैं जो युद्ध पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु ये युद्ध को रोकने में सक्षम नहीं है। फिर कोई भी देश अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानून के हवाले नहीं कर सकता है। फिर वर्चस्व और युद्ध से छुटकारा कैसे हो सकता है। भारत, चीन और रूस मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का सामना कर सकते हैं, परंतु उनमें आपस में ही मतभेद है। ये अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। कुछ लोगों का कहना है कि वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाने की नीति भारत के लिए अधिक हितकर होगी। उदाहरण के लिए आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और निवेश में अमेरिका का सहयोग लिया जा सकता है। इसे वैगन कहते हैं। भारत सहित विभिन्न देशों के लिए एक विकल्प यह भी है कि दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर रहा जाए, जैसे चीन, रूस और यूरोपीय संघ सभी किसी न किसी प्रकार से अमेरिका से दूर दूर रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत और चीन के संबंधों का विवेचना कीजिए। तो भारत और चीन का संबंध, भारत चीन संबंध प्राचीन काल में ही स्थापित हो गए थे। ईसा पूर्व से ही भारत और चीन में व्यापारी आने जाने लगे थे और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही संबंध और अधिक घनिष्ठ हो गए। लेकिन बाद में मुगल काल और ब्रिटिश काल में इन संबंधों में शिथिलता आ गई। सन 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और भारत उसे मान्यता देने वाला प्रथम देशों में एक था। इसके पश्चात काफ़ी समय तक चीन व भारत के संबंध मित्रतापूर्ण रहे हैं। सन 1962 में चीन ने सीमा विवाद को लेकर भारत पर अचानक ही आक्रमण कर दिया और नेफा
और लद्दाख के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यह क्षेत्र आज तक चीन के अधिकार में है। चीन के इस कार्य की समस्त संसार ने निंदा की और भारत को कई देशों से सहायता प्राप्त हुई। इसके परिणामस्वरूप 21 नवंबर 1962 को चीन ने स्वयं ही अपनी ओर से युद्ध बंदी की घोषणा कर दी। 10 दिसंबर 1962 को कोलंबो में दोनों देशों के बीच शांति स्थापना के कुछ सुझाव पेश किए, परंतु चीन ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार दोनों के संबंध बहुत ही तनावपूर्ण रहे। सन 1976 तक भारत तथा चीन के आपसी संबंध तनावपूर्ण रहे। इस वर्ष चाओ एन लाई तथा माओ दोनों की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात दोनों देशों के संबंधों में कुछ सुधार हुआ। 15 अप्रैल 1976 को श्री के.आर. नारायण को बीजिंग में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और चीन ने भी नई दिल्ली ने अपना राजदूत भेजा, मतलब नई दिल्ली में यहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में अपना राजदूत भेजा। सन 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने चीन के साथ भारत संबंधों को सुधारने का प्रयत्न जारी रखा। 15 अगस्त 1984 को भारत तथा चीन के बीच एक व्यापार संबंधी समझौता हुआ। सन 1986 में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए फिर बातचीत हुई, परंतु इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। सन 1988 में भारत में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी 5 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे। पिछले लगभग 34 वर्षों में किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली चीन यात्रा थी। सन 1989 में दोनों देशों के संयुक्त कार्यदल की बैठक हुई। उसी वर्ष चीन के उप प्रधानमंत्री भारत आए और उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की। सन 1991 के अंतिम दिनों में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग भारत की 6 दिन की यात्रा पर आए और दोनों देशों के बीच समझौते किए गए। क्या क्या समझौता हुआ? तो पहला है सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का निर्णय लिया गया। दूसरा व्यापार संबंधी समझौता किया गया। तीसरा मुंबई तथा संघाई में राजदूत कार्यालय खोलने का समझौता किया गया। 1999 में भारत और चीन के बढ़ते व्यापार की दर 30% प्रति वर्ष से दोनों प्रभावित हुए और दोनों में मधुरता आई है। भारत और चीन के बीच 1992 का 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का व्यापार 2006 में बढ़कर 18,000 अरब डॉलर हो चुका है। दोनों के विश्व व्यापार संगठन के प्रति समान नीतियाँ। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के प्रति चीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। चीन ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा से सैनिक संबंध से भारत को थोड़ी किरकिरी जरूर है। दोनों देशों के बीच नेताओं और अधिकारियों का आवागमन जारी है और सीमा विवाद के विषय में बातचीत चल रही है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। परीक्षा उपयोगी है सारे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।